तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दंगल में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी मामले में सच और सर्वे पर घमासान देश में मचा हुआ है। राहुल गांधी ने दरअसल 7 समंदर पार एक सियासी बयान दे दिया है जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। वो बार बार कह रही है कि ये जो विदेश में जाकर राहुल गांधी सरकार पर और देश पर टिप्पणी करते हैं ये देश को शर्मसार करता है। आइए आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से यहां पर जो युवा मौजूद है, तालियों के साथ आप सभी का स्वागत। कई खास मेहमान हमारे साथ स्टेज पर मौजूद रहेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। आलोक शर्मा जी आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। केसी त्यागी जी सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के आ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सांसद कुछ ही देर में यहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कानूनी लड़ाई के बीच अब ज्ञानवापी पर जंग छिड़ी है। ज्ञानवापी पर अंतिम फैसले से पहले अपने अपने दावों की लंबी झड़ी है। कोई ज्ञानवापी को पुराना शिव मंदिर बता रहा है तो कोई इस बहाने से भावनाएं भड़काने का आरोप लगा रहा है। तो इस बीच 7 समंदर पार राहुल गांधी के एक बयान ने ज्ञानवापी के सत्य की खोज के बीच सियासत को और सुलगा दिया है। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा वार किया। पूरे देश में ध्रुवीकरण का आरोप लगा दिया। We are sitting on a powder keg, right? We are sitting on a India that is primed, right? We have massive level of polarization. We have huge unemployment. We have, as I said, the backbone of employment broken, and we have massive concentration of wealth. We are going to have social problems. They're coming. राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। कहा, चारों ओर केरोसिन छिड़का जा रहा है, नफरत की आग को भड़काया जा रहा है। You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. बयान सामने आते ही बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी विरोध के नाम पर देश के अपमान पर हल्ला बोला। लेकिन ये आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की, मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे हैं। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी खतरे में है और जब तक आप हो तब तक ये खतरे में ही रहेगी कांग्रेस पार्टी। देश को बदनाम करना छोड़ो। ज्ञानवापी में सर्वे शुरू होने के बाद से सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। विरोधी इन कोशिशों को बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। मंदिर मस्जिद की आड़ में मुसलमानों पर जुल्म की साजिश बता रहे हैं। बीजेपी उस मुल्क को 1980 और 1990 के उस काले दौर में लेके जाना चाहती है जहां पर दंगे, खून, फसाद और नफरत इस हमारे वतन अजीज में ऑलरेडी मुसलमानों के खिलाफ तो नफरत का एक तूफान चल रहा है। बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है तो और ये मसले पैदा करेंगे और मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। राहुल के नए बयान ने इस सियासी आग को और बढ़ाया तो शिवसेना को भी सरकार पर हमले का मौका मिला। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राहुल के बयान के बहाने बीजेपी पर तंज किया। जो सरकार के विरोधी है, जो बीजेपी के विरोधी है, उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी जिस प्रकार से मुहिम चला रही है ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोगों में आज भी आप देखो लोग डरे हुए हैं, लोग बात नहीं करते, खुलकर बात नहीं करते। देश में डेमोक्रेसी जरूर है, लेकिन इस प्रकार की डेमोक्रेसी जिसका गला सेंट्रल एजेंसी घोट रही है ये हमने उससे पहले कभी देखा नहीं था। ज्ञानवापी मामला कोर्ट में है। जिला अदालत तथ्यों की जांच कर ज्ञानवापी की सत्यता पर फैसला सुनाएगा, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई के बीच ऐसे बयान विवाद बढ़ा रहे हैं, मामले को गरमा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आलोक जी, आज पहला सवाल आप ही से बनता है। राहुल गांधी ने कहा है कि किरासन तेल पूरे देश में छिड़का जा रहा है। कहां कहां आपको दिख रहा है किरासन तेल छिड़का हुआ? आज नीमच में दिखाई दिया। एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसका नाम भंवरलाल जैन था, बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने पीट पीट कर उसको मार दिया कि ये मुसलमान है। नीमच में आज ही दिखाई दिया। एक सेकंड में आपको टोक रही हूं, पूरी कीजिएगा अपनी बात। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव एक आज तक के पास आई है, क्योंकि ज्ञानवापी के इर्द गिर्द ये पूरी बहस आप देख रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने की एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है, और हिंदू पक्ष यहीं पर सर्वे की बात कर रहा है। वो बार बार कह रहे हैं, दरअसल एक कृत्रिम दीवार की भी बात थी जिसको गिराने की गुजारिश की है हिंदू पक्ष ने, और ये पहली बार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप आज तक पर देख रहे हैं। कितने साल पुरानी है, जो वहां पर आकृतियां हैं वो क्या इशारा करती हैं, जो वहां पर बनावट है वो क्या कह रहा है, ये सब कुछ धीरे धीरे जांच के जरिए सामने आएगा। हालांकि सर्वे अभी तक की रिपोर्ट सौंप दी गई है। अजय मिश्रा, विशाल सिंह, दोनों ही कोर्ट कमिश्नर्स ने 1.5 पन्ने और फिर 12 पन्ने विथ एनेक्चर ऑफ 72 पेजेस पूरी रिपोर्ट सौंप दी है, सबूत भी डाल दिए हैं। लेकिन 1000 तस्वीरें भी कही जा रही है सौंपी गई हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप उस तहखाने की देख रहे हैं जिसके सर्वे को लेकर बात की जा रही है। अपनी बात पूरी कीजिए आलोक जी। सॉरी कि मैंने अभी नीमच के बारे में बताया। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बुजुर्ग जिनको बीजेपी के कार्यकर्ता ने पीट पीट कर मार दिया, केवल इस अंदेशे में कि मुसलमान होंगे, मोहम्मद इनके नाम पे होगा, आधार कार्ड दीजिए। आप कह रहे हैं केरोसिन कहां है? 45 करोड़ लोगों ने, युवाओं ने, जो रोजगार चाहते थे, उन्होंने रोजगार नहीं मिलेगा इस उम्मीद पर घर बैठ गए। ये पूरी तरह से, जिस तरह से देश को रोजगार से विहीन कर दो, देश के अंदर महंगाई बढ़ा दो, देश के अंदर पोलराइजेशन कर दो, देश के अंदर तमाम चीजें ऐसी करो जिससे केवल और केवल नफरत फैले, ध्यान भटकाओ, विश्व गुरु बनाओ देश को। 500 साल पहले क्या हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, और 5 साल के बाद इन युवाओं को क्या होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका पूरा का पूरा ध्यान एक द्वेष रस पर है। धतूरा चटाओ धर्म का, द्वेष रस फैलाओ, वोट लो और जीरो गवर्नेंस कर दो पूरे देश के अंदर। उसके एग्जाम्पल हैं। आप पिछले 6-8 महीने का पूरा इतिहास उठाइए, हम क्या चर्चा कर रहे हैं? हिजाब, हलाल, 3 तलाक, 80-20, शमशान, कब्रिस्तान, हरामजादे, रामजादे, गोली मारो, तमाम ये शब्दावली बीजेपी के तमाम लीडर्स। ज्ञानवापी पर आपको एतराज नहीं है? आपने वो नाम नहीं लिया इसलिए मैंने पूछा। मैं वापस आता हूं ज्ञानवापी पर। मुगलों ने क्या किया था? 500 साल पहले उन्होंने तो बलात्कार भी किया था। उन्होंने लुटेरे थे, अगर उनमें से कुछ लोग उन्होंने लूटा मंदिरों को, तो क्या आज मस्जिदों को लूटा जाना चाहिए, बलात्कार किए जाने चाहिए आज? क्या बीजेपी इस बात से सहमत है? मैं सहमत नहीं। हिस्ट्री से, इतिहास से सीखा जाता है। इतिहास से गड़े मुर्दे उखाड़कर भविष्य को तबाह नहीं किया। ठीक है, जवाब दीजिए। गड़े मुर्दे आप इतिहास के उखाड़कर आज तबाह कर रहे हैं भविष्य को, वो सीधा कह रहे हैं। केरोसिन ऑयल आप छिड़का हुआ है पूरे देश में, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। परम शिव भक्त दत्तात्रेय गोत्र के कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले कौल ब्राह्मण ने जाके ये बताया है कि शिव जी की कितनी बड़ी भक्ति है उसके पास, वो भी विदेश में जाके। अभी हमारे मित्र आलोक जी बोल रहे थे कि मुगलों ने कुछ किया है, लुटेरे। एक किताब बताइएगा अपने जमाने की जिसमें लुटेरे लिखा हो, महान लिखा। घूमिए इंडिया गेट के सर्किल पे, बाबर रोड, तुर्दक रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, आ जाके कह रहे हैं लूटा था तो क्या। दूसरा, क्या मतलब है आज के मुसलमानों का मुगलों से? आपने जोड़ के रखा, क्योंकि आपने उनके नाम की रोडें रखी थी, ये कहते हुए कि उनसे वो लोग संतुष्ट रहेंगे। मैं कहता हूं हर मुल्क के दौर में एक मौका आता है, और हर बिरादरी या समुदाय के लिए भी एक मौका आता है ऐतिहासिक निर्णय लेने का। आज मुस्लिम समाज जिस जगह पे खड़ा हुआ है, उसके सामने 2 विकल्प ये नहीं है कि एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद। उसके सामने 2 विकल्प हैं। एक तरफ मुगलों की विरासत का चोला छोड़ने का मौका है, और दूसरी तरफ मुगल मानसिकता की मृग मरीचिका में अनंत काल तक भरे रहने का मौका है। अब रही बात इनकी, जो इन्होंने कहा तेल छिड़कने की बात, मान्यवर, बारूद धीरे धीरे आपने बहुत जमाने से छिड़क के रखा हुआ था। पूरे देश के अंदर वो वातावरण बना के रखा हुआ था। आज से नहीं, 70 साल से पूरी नींव को खोखला करके। जब देश आजाद हुआ, किसी ने कहा था मुझे स्पेशल स्टेटस चाहिए, तो मदरसे आप दिए नेहरू जी के जमाने में। फिर किसी ने कहा नहीं, बराबरी नहीं होगी, हमारी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, वक्फ बोर्ड।
फिर बराबरी नहीं होगी, हमारा रूल अलग होगा। 1970 में इंदिरा जी के जमाने में आएगा पर्सनल लॉ। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट भी खिलाफ में आ जाएगा तो हम रौंद के रख देंगे सुप्रीम कोर्ट को शरीयत के पक्ष में, राजीव गांधी के जमाने में। फिर उसके बाद आप आकर आप कहेंगे जब राम भक्त कारसेवकों पे गोली चलेगी तो मुलायम जी का समर्थन करेंगे, राजीव जी के जमाने में। फिर जाके आप कहेंगे कि हम मस्जिद तामील करेंगे, नरसिम्हा राव के जमाने में। आप जाकर ये कहेंगे मनमोहन सिंह के जमाने में कि राम थे ही नहीं, और उसके बाद आप कहेंगे हिंदू आतंकवाद। भाई 70 साल से आपने बारूदें खोद के रखी हुई हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं परम शिव भक्त हिंदू को बात समझ में तो आए। मैं उत्तर देता हूं। ठीक है, एक सेकंड त्यागी जी, सबसे शुरुआती कमेंट ले लो। उत्तर देता हूं। शुरुआती कमेंट ले लो। शुरुआती कमेंट ले लो। मुझे त्यागी जी, बता दीजिए। क्या आप एनडीए के साथी हैं? आपको ये चिंता कभी होती है कि क्या ये मंदिर, मस्जिद, ज्ञानवापी, अलग अलग जो मुद्दे आ रहे हैं, इसकी वजह से सामाजिक सौहार्द देश में बिगड़ सकता है? केरोसिन ऑयल की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उस पर भी आपकी टिप्पणी। देखिए, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी है उसकी 2 लाइनें मैं बताना चाहता हूं, और जो मेरे नौजवान साथी बैठे हैं इनके लिए भी। एक तो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने कहा शिवलिंग की सुरक्षा होनी चाहिए, वजू होना चाहिए, वो तो अलग है। तो एक तो इन्होंने कहा है जो महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए, दाएं बाजू के लिए भी और बाएं बाजू के लिए भी, ये मामला बेहद जटिल व संवेदनशील है। ऐसे में हमें लगता है कि इसकी सुनवाई ट्रायल जज द्वारा होनी चाहिए, एक। दूसरा, देश में एकता का माहौल बना रहना चाहिए। हीलिंग टच देने यानी मरहम रखने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा है। उसी पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मरहम लगा रही है क्या बीजेपी? तो मैं उसी पे कहना चाहता हूँ जो मेरे बहुत पुराने मित्र और साथी सुधांशु जी ने कहा है, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और मैं अपने नौजवान जो साथी हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि हर मुसलमान को, हर इंडियन मुस्लिम को मानना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि गजनी, तैमूर लंग, मोहम्मद गोरी और बाबर हमलावर थे और आक्रामक थे। उसके लिए कोई आदर, संभाव का भाव किसी भी मुसलमान इंडियन मुस्लिम के दिमाग में नहीं रहना चाहिए। उसके साथ साथ ही हर हिंदुस्तानी को, और पर्टिकुलरली जो हिंदूज हैं, उनको ये भी महसूस करना चाहिए कि अमीर खुसरो, रजिया सुल्तान, रस खान, मानुस हो तो वही रस खान, ब्रज क्या है, ब्रज गोकुल गांव किनारे, जो पशु हो तो कहा बस में वो चरो नहीं तो नंद। कहावत में अटके तो उनसे पूछ लीजिए। अटके नहीं है, नहीं वो उम्र का भी थोड़ा फर्क है। जायसी, जिसने पद्मावत लिखा, बहुत दिनों तक ऐसा साहित्य लिखा नहीं, और ये मेरे से ज्यादा विद्वान भी हैं, मुझे कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है। शेर शाह, जिन्होंने कृष्ण भक्ति के और भक्ति काल के गीत लिखे हों, चाहे वो रसखान हो, जायसी हो, चाहे रजिया सुल्तान हो, अमीर खुसरो हो, उस पे हिंदुस्तानी हिंदुओं को भी मान होना चाहिए, जैसा मैंने पहली बार कहा। ठीक है। अब इसमें जो आज जो माहौल है, जो पिछला माहौल, तो उसमें एक फर्क है। और मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि अब पहले की तरह से नारे नहीं लगते। मैं, चूंकि मेरी उम्र ज्यादा है, इसलिए उन घटनाक्रमों का, जब सैयद साबुद्दीन यहाँ पर, मैं रहता था विठल भाई पटेल हाउस में, रोज वहां पर कार्यक्रम होते थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, उसकी टक्कर पे होते थे विश्व हिंदू परिषद के, अशोक सिंघल साहब उस समय जिंदा थे जी। लेकिन मैं बहुत प्यार से कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी को कुछ ना कुछ प्रयास ऐसे जरूर करने चाहिए थे कि वो आग बुझे। 52 से मैं और पीछे जाऊंगा और तटस्थ होकर कहना चाहूंगा कि उस जो मूर्तियां रखी गई वो आपके कार्यकाल में, दरवाजा खुला वो आपके कार्यकाल में, शिलान्यास हुआ वो आपके कार्यकाल में। तो सारी चीजों के लिए और सारे आरोपों से आप भी मुक्त नहीं हो सकते। आज जो है, आज कल जैसे नारे नहीं लग रहे हैं, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता ने आज तक और अभी तक ये नहीं कहा कि हम अदालत का फैसला नहीं मानेंगे, हमारी आस्थाओं का सवाल है। उस जमाने में नारे लगते थे, लिहाजा अदालत में मामला चला है। इतना मेरा जरूर कहना है आपसे भी, आपकी बिरादरी से भी, अपनी बिरादरी से भी, इन सवालों को अतिरंजित करने का प्रयास ना करें। हमने 90 की और उसके बाद की हिंसा देखी है। देश प्रगति के पथ पर है,
रोज नई योजनाएं लागू हो रही हैं, तमाम दुनिया में हमारा नाम रोशन हो रहा है। और आज के अखबारों की सुर्खियां हैं कि अब तक का सबसे ज्यादा जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदुस्तान में आया है। इसलिए इसको और ऊंचाइयों पे ले जाना है तो शांति और सौहार्द कायम करना होगा। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है, श्रीलंका की तरह हो रहा है देश। अब मैं मुझे 1 मिनट और देंगे? बस 1 मिनट, आपने राहुल जी पे बोला नहीं तो उसका भी मैं विदेशों में जाने का हम सब लोगों को मौका मिलता है। मैं पार्लियामेंट के दोनों सदनों का मेंबर रहा हूं, लिहाजा मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि 1982 में इनके नेता नरसिंह राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। कश्मीर को लेकर के यूएन में हमारा पक्ष कमजोर हो गया था। ह्यूमन राइट कमीशन 1992 ह्यूमन राइट कमीशन जो था उसकी मीटिंग होगी जेनेवा में। लग रहा था कि भारत का पक्ष कमजोर होगा। नरसिंह राव जी ने बड़ापन दिखाया। ऑल पार्टी डेलीगेशन जेनेवा में गया, जिसके नेता थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, फारूक अब्दुल्ला और अंसारी साहब जो उपराष्ट्रपति गए हैं, और एक और सज्जन। जब अटल जी को देखा वहां के विदेश मंत्री ने तो पूछा कि आप यहाँ कैसे, ये तो कश्मीर पे है। उसने कहा कश्मीर पे विवाद हम पार्लियामेंट में करेंगे, हम भारत को रिप्रेजेंट करने आए हैं। मेरा बहुत नम्र आग्रह है, जब हिंदुस्तान बोलते लेने दीजिए भाई, या बोल भी नहीं सकते। इतनी देर से आप बोल ही रहे हैं तो आप इतिहास में घुमा रहे हैं, क्योंकि आप बीजेपी के पक्ष कर वर्तमान पे बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी कोई बुरी चीज है क्या? मैं कब कह रहा हूं बुरी चीज, मैं कब कह रहा हूं बुरी चीज? लेकिन आप जैसे सीनियर लीडर को केवल बीजेपी को बचाना हो वो शोभा नहीं देता। बीजेपी आप वर्तमान पर भी बात कीजिए। वर्तमान पर कीजिए ना, मुझे कंक्लूड करने दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी आखिरी लाइन है, वहां पर गए, उन्होंने भारत का पक्ष रखा। और कश्मीर को लेकर के जो इनकी राय है वो इनके नेता की राय थी अटल बिहारी वाजपेयी की, लेकिन वो भारत की तरफ से गए थे, इसलिए उन्होंने भारत का पक्ष रखा। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जब भी विदेश में हो तो भारत का पक्ष रखें। ठीक है, जल्दी से एक नहीं, ये गलत बात है। राहुल जी पे डिबेट है और पूरा समय आप इनको देना नेता कैसे समर्थन कर गलत चीज। शुरुआत आपसे हुई है, आपको तो हर बात में शिकायत रहती है आलोक जी। कितना लंबा वक्त आपने बोला शुरू में, अपना टाइम आप देखते नहीं है। नहीं, मैं तय करूंगी सर कौन बोलेगा। अंजना जी बड़े हैं इसलिए उनको टाइम एक्स्ट्रा दिया। प्लीज सर, थोड़ा सा तो इतना कंसिडरेट। अभी मृत्युंजय जी आपका पक्ष रखेंगे, आपके साथी हैं। अंजना जी मामला ज्ञान, अंजना जी ज्ञान वापी ज्ञान, ये बिहार वाला प्रेम जाग गया, जेडीयू आरजेडी वाला। अंजना जी ज्ञान वापी का मामला हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। हमारे मित्र को पैनलिस्ट बोल रहे थे कि मुगलों ने बलात्कार किया, मुगलों ने ध्वंस किया, लेकिन मुगलों के बलात्कार और ध्वंस को इस आजाद भारत में सम्मानित करने के लिए कांग्रेस इतना प्रयासरत क्यों है? और उस मुगलों के बलात्कार और ध्वंस को जिसका जिंदा प्रमाण मिल रहा है, इसके बावजूद भी उसे हिंदुओं को लौटाने के प्रति इतनी क्रूरता क्यों है? क्यों नहीं आप उसे स्वीकार करते हैं? यदि वो शिव मंदिर है, नहीं सुन लीजिए, ज्ञान वापी का तो नाम भी नहीं लेते। नहीं, ये नाम नहीं लेते, ये बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन में क्या बीजेपी पार्टी है? वही तो सुनिए ना, सुन लीजिए। बीजेपी गई किसी मंदिर के लिए? प्लीज अरे सर मुद्दे पर आइए। रागी जी इधर देखिए, एक सेकंड एक सवाल सुनिए। बोलने नहीं दीजिए, आप बोलने नहीं देती हैं मुझे। नहीं सवाल नहीं, हमको बोलने नहीं शिकायत करता है। नहीं, बोलने नहीं सुनिए, मुझे बोलने नहीं दीजिए। आज हम बोलने साथी हैं, नहीं, मुझे आज बोलने नहीं दीजिए। समर्थन करते हैं, नहीं बोलने नहीं दीजिए। आज कानून 1991, हाँ। जब तक उसमें संशोधन नहीं होगा, ये जो आप लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें पाल रखी हैं वो नहीं होगा। वो संशोधन कौन लाएगा? बोलिए सुधांशु जी से। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुधांशु जी। अंजना जी 1990 जो है ना का दशक भारत की राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। 4 धाराएं निकली। मैं तो 22 पर सुन लीजिए ना, आपको बता रहा हूं, अभी आपको बता रहा हूं। स्वदेशी का मूवमेंट खड़ा हुआ, उसी के साथ राम मंदिर के वैभव का भी मूवमेंट खड़ा हुआ। वो सांस्कृतिक उद्घोष हमारा था, गांधी जी ने। और एक मिनट सर सुन लीजिए, उसी समय सामाजिक आंदोलन भी चला। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ, जानबूझ के नहीं टोक रही हूँ, खबर आई है। हाँ। खबर आई है, जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को। आप खबर ले लेती हैं। सिविल जज ने तमाम जो दस्तावेज हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दिए हैं। सिविल जज ने जिला कोर्ट को दस्तावेज सौंप दिए हैं ज्ञान वापी मामले में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, कहा था बल्कि कि जो अनुभव है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसे देखते हुए मामले की सुनवाई वहां पर हो।
अभी तक सिविल जज कर रहे थे। अब सिविल जज ने, क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट उनको सौंपी गई थी, चाहे वो अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट हो या फिर उसके बाद विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट हो, अब ये तमाम दस्तावेज, तस्वीरें, वीडियोग्राफी के पूरे जो दस्तावेज हैं वो सब कुछ सौंप दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जो इसकी सुनवाई अपनी पूरी करेगा। बात पूरी कीजिए। राम मंदिर से भारत के सांस्कृतिक वैभव का उद्घोष हो चुका था। आप जैसे संतुलन खत्म करते हैं ना, तो हर आदमी अपने हर समाज जो है, हर सभ्यता अपने मूल और अपनी जड़ों की ओर लौटता है। आज फिर से भारत उस नए अपनी जड़ों की तरफ उसकी छटपटाहट है। इसीलिए कहीं शिव प्राकट्य हो रहे हैं, कहीं भगवान विष्णु प्राकट्य हो रहे हैं, और ये सतत चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं सिलसिला। यही नया भारत है, यही नया भारत है जिस भारत में। मेरे सवाल का तो आप जवाब ही नहीं देते। नहीं, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। 1991 का पूजा स्थल कानून उसके आड़े आएगा। सुन लीजिए, वो भी मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं। बहुत घूमते हैं ना सर, इसलिए नहीं हम घूम रहे हैं, प्रोफेसर है ना, इसलिए पढ़ा रहे हैं क्लास में। प्रोफेसर साहब सुन लीजिए, 1 घंटे का क्लास नहीं चलेगा। नहीं मैम 10 सेकंड का 10 सेकंड 22 पर आइए। 90 के दशक का ज्ञान दे दिया, 22 पर आइए। 10 सेकंड का लेंगे। 91 के कानून का क्या होगा? 1 मिनट। 91 सुधांशु जी की तरफ बोलिए। हाँ, 91 का कानून जो है, सुधांशु जी की तरफ देखने आपको, आपके उनको जरूरत नहीं है, वो जानते हैं कि क्या उत्तर देना है, वो हमसे बहुत ज्यादा काबिल है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 1991 के कानून जो है, उसमें देश के सारे मंदिरों और मस्जिदों का, सारे धर्मस्थलों का क्या कैरेक्टर था, उस कानून ने व्याख्या की है क्या? कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसने क्या कहा है? कहा कि किसी की पूजा स्थल का क्या कैरेक्टर है, ये तो तय करने का कोर्ट के पास जा ही सकता है कोई आदमी। एक और बात जरा जिक्र कर देता हूं। मान लेते हैं 1947 से पहले राहुल गांधी के घर को कोई कब्जा कर लेता, तो क्या उनके आगे आने वाले पुत्र और अच्छा, आपको भी राहुल जी से विशेष प्रेम है? हमको प्रेम क्यों नहीं, पूरा तो देश को प्रेम है, पूरे देश को प्रेम है राहुल गांधी। शुरुआत की है, पूरा कब्जा करवा दिए थे, कश्मीर चला बुलवा लीजिए भाई, मैं लोगों को बेहतर रहेगा। मैं कह रहा हूं कि हम शांत खड़े यदि रहेंगे। है, नहीं आलोक जी, आपके गलत बात है अंजना जी। मृत्युंजय जी 25 मिनट में आपने 1.5 मिनट राहुल गांधी पे डिबेट करके कांग्रेस के प्रवक्ता को आप देते हैं। नहीं, आप दोनों फिर से आएंगे, आप ही के पास बोलेंगे, अब शिकायत आपकी दूर करेंगे। मृत्युंजय जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि केरोसिन तेल छिड़क दिया है बीजेपी ने चारों तरफ देश में, ठीक ही श्रीलंका बनने की नौबत। नहीं, ठीक ही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं ठीक है, अभी लोग मजाक में ले रहे हैं, लेकिन जो आने वाला जो पीढ़ी है, जिनका भविष्य बर्बाद हो रहा है ना, अंजना जी जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं, इनको अभी अच्छा लग रहा है हनुमान चालीसा का पाठ और रामायण का पाठ और शिव चालीसा। नहीं, हम तो करने वाले हैं, हम लोग तो, हमारा महामृत्युंजय तो हम खुद हैं। तो देखिए हम लोग तो ये देश देखिए, सुधांशु जी के पूर्वज पहले भी पूजा करते रहे होंगे, रुद्राभिषेक कराते होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, रामायण का पाठ। लेकिन जब से सुधांशु जी बीजेपी के प्रवक्ता बने और सांसद बने, तब से ये हनुमान चालीसा का पाठ और बुलडोजर और रामायण पर जितना शिवलिंग पर प्रवचन करते हैं, इतना शायद इनके पूर्वजों ने नहीं किया होगा। लेकिन जो शिव जी के बारे में इतना व्याख्यान हो रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, तो शिव जी के बारे में लोगों को जानना भी चाहिए। जहर पिया जीवन दिया, यहाँ तो जहर उगल करके नौजवानों का जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं। जब ये नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे तो हनुमान चालीसा पढ़कर क्या होगा? ये नौजवानों से पूछिए। सवाल जो मूल सवाल है, उस सवाल को अगर कोई उठाता है तो वो हिंदू विरोधी हो जाता है। जब रोजगार का सवाल होगा, भ्रष्टाचार का सवाल, महंगाई का सवाल, तो क्या हम हिंदू विरोधी हो गए? हम शिव जी के विरोधी हो गए? हम हनुमान जी के विरोधी हो गए? राम जी ने तो कृपा की बीजेपी पर, सत्ता दे दी, लेकिन राम राज लाने के लिए सत्ता दी थी, ये राज लाने के लिए नहीं कि नौजवानों का भविष्य आप बर्बाद कर दे और रोजगार समाप्त कर दे। इसके लिए राज नहीं दिया था। इसलिए अब शिव जी पर आए हैं। तो काशी विश्वनाथ में, काशी जी तो सब लोग जानते हैं, तो काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी पर जिस तरह से आग छिड़का जा रहा है, मामला न्यायालय में है। किसने आग छिड़का है? कहां पे? आग इसलिए छिड़का गया है कि जो असली मुद्दे हैं वो दफन हो जाए। अच्छा वो बताइए, वो मस्जिद है या मंदिर है?
अब वो मंदिर है या मस्जिद है, हम तो हर महीने काशी विश्वनाथ हम हर महीने काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, लेकिन आपको आज ये क्यों याद आई? इनके पार्टी के लोग है या मस्जिद आपकी है? शिकायत दूर करने का वक्त। हिंदुस्तान के हिंदुओं 2 मिनट है, को आज आप क्यों याद दिला रहे हैं? उनको भी बोलने दीजिए। इन्होंने कहा वक्फ अपनी बोर्ड पार्टी बना का दिए, पक्ष रखें। वक्फ बोर्ड बीजेपी वो कह रहे इतिहास की सारी गलतियां मुगलों के हक में कांग्रेस ने भाई उससे बातें ज्यादा करी। मुगलों और मुस्लिमों को एक साथ खड़ा कर दिया। मुगलों से और आक्रांताओं से ज्यादा तो ब्रिटिशर्स ने किया है। तो आज क्या यूनाइटेड किंगडम के एम्बेसी में आग लगा दें जाके? किया है कि नहीं किया है? साधुओं को उल्टा लटका के, उनकी चोटी काट के, उनका क्या क्या नहीं किया था। लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोलेगा। सुधांशु जी, पहली जी चीज। को एक दूसरी हाँ चीज, बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल अभी बताओ। आक्रांताओं ने, बिल्कुल इसका उत्तर वो बहुत अच्छी बात है। आज देश का युवा अपनी बेरोजगारी पर ताली बजा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कोरोना महामारी है, इन्होंने सबने मजाक उड़ाया और पूरे देश से थाली और पिटवा दी। उसके बाद क्या हुआ? 60 लाख लोग गंगा के किनारे दिखाई दिए। 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बजाइए ताली जोर से। देखिए क्या हाल कर दिया है। 60 लाख मौतों पर भी युवा ताली बजा रहा है। कहां 60 लाख? ये बीजेपी की सुनियोजित पूरी तरह से तरीका है कि पेट से ऊपर सोचने ही मत दो युवाओं को। जो रोजगार मांगे उसी को देशद्रोही कह दो। इनको आदत पड़ गई है किसी भी चीज पे ताली बजाने की। अब मैं बताता हूँ, इन्होंने बोला। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। एक मिनट अंजना जी, अंजना जी एक मिनट, अंजना जी, मैं बस पूछ रही हूँ कितनों ने ताली बजाई? अंजना जी एक मिनट, हाँ एक मिनट पूरा कीजिए। अभी मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल पिता समान हैं, त्यागी साहब, बड़ा बखान किया मोदी सरकार का। अब मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, अरे साहब एक मिनट, अब इतना घबरा क्यों रहे? अभी तो अलायंस चल रहा है आपका, घबराइए मत। 72,000 रेलवे की नौकरियां खत्म कर दी। एफडीआई बहुत आया। चाइना 2-2 पुल बना के बैठा है। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। महंगाई एफडी पे 4%, महंगाई 16%। व्यापार बहुत हो रहा है। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था वहां पर। बेरोजगारी 50 साल की हाईएस्ट। एफडीआई बहुत आ रहा है, लेकिन 9 कंपनियां छोड़ के भाग गई। 8 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था। टेलीप्रॉम्प्टर टूटा नहीं तो पता चल जाता आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है। देश को बरगलाने का काम करते हैं आप। 2018 में जो आर्मी की भर्ती हुई थी, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2016 के बाद जो आर्मी में नर्सिस की वैकेंसी निकलती है, 2016 के बाद वैकेंसी नहीं निकली। कोई पूछने वाला है? किसान आंदोलन करके उठ के चले गए, 1000 किसान शहीद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं त्यागी जी, जो उनसे वायदे हुए थे, क्या किसी ने संसद में उठाया कि भाई कौन कौन से वायदे पूरे हुए? क्या वो कमेटी बन गई? पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से हम नीचे चले गए। लेकिन मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। एफडीआई बहुत आ रहा है। भूखमरी के इंडेक्स में नीचे चले गए हम, लेकिन मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। गरीबी में 22.5 करोड़ लोग मोदी जी के शासनकाल में बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, लेकिन शिवलिंग मिल गया है। शिवलिंग पे बात करेंगे देखिए, हम लॉ कमीशन नहीं बताएंगे। नहीं, आपको सुनिए जरा, ये अपमानित मत कीजिए। आप व्यंग नहीं कर रहा हूं मैं। देश के प्रधानमंत्री, अरे भाई सुनिए ना भाई, देश के प्रधानमंत्री हम कर सकते हैं। सुनिए ना जरा, सुनिए जरा, अगला सवाल दीजिए। अगला सवाल सुनिए जरा। रोज जाकर के, अरे भाई सुनिए ना, सुनने की भी हिम्मत रखिए। इटली से लेकर के गलत बात है, लेते मैं हैं, किसी के बीच में नहीं बोला। रहते हैं। मैं किसी के बीच में आप नहीं शिकायत कर रहे थे। 2014 में मोदी जी कहते हैं 2014 से पहले भाइयों बहनों मित्रों, जो इस हिंदुस्तान में जन्म लेता था उसको शर्म आती थी भारतीय बताते हुए। कहां जाकर कहा था? चाइना में जाकर कहा था कि नहीं कहा था? बजाइए ताली जोर से, बजाइए ना ताली जोर से। बीच में बोला था, नहीं हुआ। आपने नहीं पर गुस्सा दिखा दिया। अभी आपकी बात पे ताली भी नहीं बजाएंगे। एक मिनट, ये जो कपटी राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व है, ये केवल और केवल युवाओं के भविष्य को बर्बाद करेगा। वो तो कहते हैं आपने तुष्टिकरण दिया, उस पर आपने जवाब ही नहीं दिया। दूसरी चीज, वो कह रहे हैं आपने देश के मुसलमानों को ये भरोसा, ये विश्वास दिला दिया कि उनको मुगलों के साथ खड़े, उनका पूरा शौर्य, उनका सम्मान मुगलों के सम्मान से जोड़ दिया। उस पर भी जवाब दीजिए। आज बीजेपी के कार्यकर्ता एक मुसलमान को, एक जैनी व्यक्ति को जो मानसिक विक्षिप्त है, केवल इसलिए मार रहा है कि मुसलमान है। ये कांग्रेस ने किया क्या? 600% जो एडीआर की रिपोर्ट है कि हेट स्पीच बढ़ गई, ये कांग्रेस ने कर दिया। जवाब दीजिए सुधांशु जी। दूसरी एक अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं। कह लीजिए। मोदी जी कह रहे थे भाइयों बहनों मित्रों, रुपया आईसीयू में चला गया है। अब वो कहां है रुपया? आईसीयू से बाहर आ गया कि नहीं आया? टेलीप्रॉम्प्टर पे लटका हुआ है मोदी जी के वो रुपया। भाषण से अगर राशन चलता। आपने देखा आलोक जी ने
नाटकीयता के साथ बहुत सारी बातें कही। अब मैं नाटकीयता नहीं है। नहीं असम के अभी राहुल गांधी जी असम के 34 में से 29 जिलों में बाढ़ आई। अब सुनिए सर, अब सुनिए, 29 जिलों में 34 बोल चुके हैं। सुनिए, लेकिन आपको लंबा वक्त दिया गया, 3-4 मिनट बोले हैं। इन्होंने जो कहा महामारी शब्द, अब महामारी इनकी पार्टी में कौन है वो विषय अलग है, पर वो जो बोले हैं जहां से आज कह रहे हैं महंगाई, ताली बजाइए भाई। अरे भाई ताली अभी बजाने की बात है। आपको रोजगार मिलेगा, ताली बजाएंगे आप। अरे सुनिए, रोजगार मिलेगा सब। भाई ये बताइए सर, आप जहां पे बैठकर वो बोल रहे खड़े होकर बताइए, अब ताली बजाओ मत बजाओ। अरे मजाक ही बना दिया सर आपने। 60 लाख लोग भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो उसमें भी ताली बजा रहे हैं। भारत क्या कर में दिया मैं मान रहा हूं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 7.5% है। समस्या है बहुत ये सस्ता है सब कुछ। भाई आप बोलिए, बहुत ही बार-बार मत सस्ता है। बोलिए। आलोक सर, आप बोल रहे थे, मैंने ऐसे नहीं थे, बोला। क्यों कर रहे हैं? ये बताओ जहां से बैठ के राहुल गांधी ज्ञान दे रहे हैं इंग्लैंड में कितना रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 10%। क्या तुलना है वो मोदी की वजह से। अरे भाई इस बात का क्या तुलना है? अरे क्या तुलना क्या है? वहां बैठ के ज्ञान दे रहे हैं भाई, वहां बोलो तो तुलना फिर बोलने लगे, फिर बोलने लगे अपने। देखिए आलोक आप जी, बोल जवाब अमेरिका से भी कर लो। जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए ना आलोक जी। राहुल गांधी ने कहा था बेरोजगारी बढ़ेगी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सुनिए, उसका उत्तर नहीं। राहुल गांधी की बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है राजनीति। अरे भाई राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी से इतना डरते क्यों हैं आप लोग? राहुल गांधी जी ने जितनी स्टेटमेंट दी सारी की सारी ठीक निकली। नहीं निकली तो बता दीजिए। आता है और कितना वो प्रतिक्रिया। मान्यवर आप बोल चुके हैं तो अब मैं बोलूं। अब सुनिए, जहां बैठ के राहुल गांधी जी ज्ञान दे रहे हैं वहां रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% थैंक्स टू मोदी जी होगा इनके हिसाब से। ठीक, अमेरिका में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 8.5%, फूड का रेट ऑफ इन्फ्लेशन 9.5%। अमेरिका में 40 साल से सबसे बड़ा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो मोदी जी की वजह से है। पर सर आपको सत्ता तो भारत में सौंपी थी ना। मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। ये पाकिस्तान अब इतना ही नहीं है, आप सब लोग जाके चेक कर लीजिए। आलोक जी आइए ना सर, आ जाइए। नहीं मैम देखिए ना, मुझे केवल ये बताइए, 4 प्लीज दिन पहले एक रिपोर्ट आई है। 4 दिन पहले एक रिपोर्ट अभी कह रहे थे मौका नहीं दे रहे। 89% हिंदुस्तान के बच्चे कुपोषित हैं, उस पर बात नहीं करेंगे आलोक जी। अरे भाई मैं उसी पे आ रहा हूं। इस समय अगर आप जाके चेक करें, मैं डेट के साथ बोल रहा हूं, 21 नवंबर 2021 को व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज देख लीजिए। अमेरिका ने स्टैटिस्टिक रिजर्व इसलिए खोला कि ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, इसलिए वहां पर ग्लोबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसलिए मैं अपना स्टैटिस्टिक रिजर्व खोल रहा हूं। जो श्रीलंका में हो रहा है वो मोदी जी की वजह से हो रहा है, जो पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं वो मोदी जी की वजह से बढ़ रहे हैं। यूरोप के सारे देशों में रेट ऑफ इन्फ्लेशन देख लीजिए। इस समय पूरी दुनिया में महंगाई का एक दौर है, मगर राहुल गांधी को वहां बैठकर सिर्फ उतना ही नजर आता है जितना कि वो देखना चाहते हैं देश को अपमानित करने के लिए। अब इनके बाकी बातों का भी उत्तर करने का क्या मतलब है सर? उनकी क्या आय जो है, जब ग्लोबल वहां की कमाई है, दुनिया में वहां की कमाई है, क्या भारत से आय पर नहीं? आप बता रहा हूं, दुनिया में आ रही है सुनामी, तो आप कह रहे हैं आपका मकान हिल क्यों रहा है? गजब का तर्क है भाई, उससे क्या मतलब है? अब सुनिए, आप दूसरी बात, उसका भी उत्तर देता हूं। अब भाई सुनिए भाई, अब जवाब देने दीजिए। अब इन्होंने कहा कि हम पे इंग्लैंड ने रूल किया, आपने तुष्टिकरण का आरोप भी कहा उन्होंने। हाँ, उसी पे आ रहा हूं, अभी वो भी जवाब दे। हमने इंग्लैंड ने हम पे रूल किया तो हम क्या जाके उनको वो करने में कहना चाहता हूं, किंग जॉर्ज, किंग विक्टोरिया की मूर्तियां हटाई गई। कोई क्रिश्चियन नहीं कहता मेरे बाप का था, कोई क्रिश्चियन नहीं कहता कि इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया मेरे बाप का है। क्यों कहता है आज का मुसलमान के मुगलों के बनाए हुए मॉन्यूमेंट मेरे बाप के? 10 बार टीवी पे बोले। कोई क्रिश्चियन नहीं कहता 200 साल तक हमारी हुकूमत रही, तो क्यों मुस्लिम कहता है 800 साल मेरी हुकूमत रही? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिसने उससे जोड़ा उसका जवाब। अब 2014 से पहले उसका भी जवाब देता हूं। 2014 से पहले, मैं पहले भी बोल चुका हूं, हम आज इस देश को ट्रू सेकुलर बनाना चाहते हैं। 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। आपको तो सेकुलर शब्द से परहेज था। नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं सेकुलर परहेज, ट्रू सेकुलर। अब इनका सेकुलर क्या था बताता हूं। दुनिया में एक देश बताइएगा, सेकुलर देश, जहां पर तलाक बिद्दत भी था, जहां पर मेहरम भी था, जहां हलाला भी था, जहां मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में स्पेशल स्टेटस भी था, जहां मौलवियों को सैलरी भी थी, जहां शरिया के विधान कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से थे। अगर सुप्रीम कोर्ट शरिया के खिलाफ आए तो सुप्रीम कोर्ट को रौंद कर शरिया केप्ट ओवर द सुप्रीम कोर्ट। चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया का एक सेकुलर देश बताइए, सिर्फ मुस्लिम देशों में होता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अब हमने मेहरम खत्म किया, ट्रिपल तलाक खत्म किया, जो हम सेकुलर ला रहे हैं, तो इन्होंने जो बारूद बिछाई थी उस बारूद पे पानी पड़ता जा रहा है। इस बात का उनको डर लग रहा है, तेल नहीं पानी पड़ रहा है। ठीक है, 1-2 सवाल जल्दी से ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनोज कुमार है। मेरा मृत्युंजय जी से सवाल है। मेरे माता पिता जी मुझे बताए थे कि हनुमान चालीसा जो है चरित्र निर्माण के लिए मतलब है, और उस हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए मैंने पीएचडी किया। अभी आपने यहाँ पर कहा कि हनुमान चालीसा पढ़कर क्या होगा, तो जैसे आपके नेता तेजस्वी जी
इफ्तार पार्टी देते हैं, तो क्या वो कभी हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे? आप ठीक से तब नहीं सुने। हनुमान चालीसा का पाठ तो रोज हम करते हैं, हमसे ज्यादा आप नहीं करते होंगे। एक इसमें सवाल पूछ रहा हूँ, अनुमति हो जनाब। तेजस्वी जी ने इफ्तार पार्टी तो दी थी, रोजा रखा था क्या? बगैर रोजा के रोजा इफ्तार, मतलब आपने व्रत नहीं रखा, मगर मैं शाम को व्रत का उद्यापन कर रहा हूं, ऐसा सुना है कभी? आप अपने पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन जी से पूछते ना। शहनवाज तो रोजा रखते हैं भाई, शहनवाज तो रोजा रखते हैं। आप बताइए, हमारे पार्टी के नेता भी इफ्तार रखते हैं रोजा। अच्छा, ये आपका सवाल जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो वो रोजगार पर तो आप आते हैं इफ्तार पर। अच्छा, जिसने बुलाया, अरे भाई मैं रोजा इफ्तार कर रहा हूँ, तो बगैर जो न बुलाने आने वाला रोजेदार आपका कहने का मतलब क्या है? इसके पहले लोग फलाह नहीं करते थे, इफ्तार नहीं करते थे। ये जो भावना होता है, यही भावना जो है, इसी में पता चलता है कि आपकी मनसा नियत। अरे भाई मनसा ये पता चलती है, बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करना रोजा का मजाक उड़ा। अरे हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई। अरे तो ये हमारा मंत्र है। मजाक उड़ा रहे हो भाई। आप तो ये भावना फैला रहे हैं। जब आदमी ही नहीं रहेगा तो कौन मस्जिदों में और मंदिरों में जाएगा? बीजेपी सरकार। नमस्कार सर, मेरा नाम खुशबू चौधरी। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है? अच्छा आपने सवाल किया। महंगाई पे एक रैली हुई थी बहुत बड़ी जयपुर में, और उसमें 10 मिनट पे हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया था राहुल गांधी जी ने। हम नहीं लाए थे महंगाई के मुद्दे में हिंदुत्व का मुद्दा। और चुनाव से पहले तो आपके आदर्श है नहीं तो मैं बोल रहा हूं, फिर राहुल गांधी आगे किसको सौंपा है? राहुल गांधी ने अभी और बता रहे हैं, जब से ये मच्छर भी काटेगा तो राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ही लागे। अरे भाई अगर एक मच्छर भी यदि काट ले तो बीजेपी वाले राहुल गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को बताइए। अच्छा, राहुल गांधी ने भी बहुत सारे हैं। ये जो जिसको आप कह रहे हैं कि महंगाई का दौर जब से आया है, उस समय से आप देख लीजिए। चलिए राहुल गांधी तो बोले, ये अयोध्या राइजिंग की कितनी बार राहुल गांधी का नाम बोले? चलिए राहुल गांधी तो वो बोले, अरे भाई बोलिए महंगाई में काहे हिंदू बोले? बोलेंगे बोल रहा हूं महंगाई पे रैली करके वाले हम लोग भी नाम नहीं बोलते हैं। अरे बताओ भाई, महंगाई पे रैली करके मतलब है कि राहुल गांधी जी से ये डरे? आप जवाब दीजिए। ये देखिए, ये लगता है इसका भैया, ये तो राहुल गांधी डिफेंड करने में ज्यादा लगे। आलोक जी आपकी कुर्सी खतरे पड़ जाएगी। हर वर्ड में राहुल गांधी जी का नाम आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आलोक जी मंद मुस्कुरा रहे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कह रहे हैं डर सकता है राहुल गांधी से आप लोग डरे हुए, इसीलिए हमेशा राहुल गांधी का नाम लेते हैं। अच्छा मृत्युंजय जी, नहीं मैंने तो उदाहरण क्योंकि महंगाई बेरोजगारी पर सवाल है। जिस पार्टी के नेता ने सबसे ज्यादा महंगाई का विषय उठाया, वो खुद महंगाई की रैली में हिंदुत्व पे भाषण देता है और फिर सवाल हमसे पूछता। मैंने सिर्फ एक मिनट एक सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल देखिए, पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। आप लोग कहते हो कि हम लोग महंगाई की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। आप तो यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे लाके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी। मैं ये पूछती हूँ, अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई? चलिए, किसी भी वर्ग का कोई बंदा उसको नौकरी मिल गई? आप बता दीजिए प्लीज। हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, उसे नौकरी मिल गई? तोड़ने की बात नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए सर, क्या इससे महंगाई कम हो रही है? सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई और सबसे ज्यादा रोजगार परक कम्युनिटी श्रीनगर में कौन थी? कश्मीरी पंडित मार के 6 महीने में भगा दिए गए। आइए सुनिए, तो इसलिए पूरी बात हो रही है। सुनिए, देखिए डिस्टर्ब मत करिए। जवाब मुझसे पूछा गया है, आप मत बोलिए। हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, बेरोजगारी पे बताइए ना। अरे उसी को जवाब दे रहा हूं। 4 कदम बताइए। मोदी जी के पास 22 फार्मूले थे रुपए को डॉलर की तुलना में मजबूत करने के। 2 फार्मूले बताइए। जब मुख्यमंत्री थे 22 फार्मूले हैं मेरे पास। मुझे भी शासन करना आता है। भाइयों बहनों मित्रों, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है बताओ जरा। अच्छा पहले बताओ, राहुल गांधी करने क्या गए विदेश? अरे यार, राहुल गांधी से बाहर भी निकलो। जवाब दीजिए, घूमने गए हैं कि सरकारी दौरे में गए? क्या है सरकारी दौरा है कि प्राइवेट दौरा में गए? भाषण अपना मोदी जी की टेलीप्रॉम्प्टर क्या करने गए? बोलिए भाई। टेलीप्रॉम्प्टर पे पार्लियामेंट का दौरा है कि सरकार का दौरा है कि घूमने गए? पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। प्राइवेट दौरे पर सरकार का जवाब दूंगा। वो सरकार में है नहीं तो सरकारी दौरा नहीं हो सकता, सीधी सी बात। व्यक्तिगत मामला है और टिप्पणी व्यक्तिगत का क्या है? पॉलिटिकल पार्टी के तमाम लोग गए हैं। आप केवल अभी भी राहुल गांधी हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान। अरे बेरोजगारी कैसे? आप राहुल गांधी पर बोल ही नहीं रहे हैं। पूरी तरह अब राहुल गांधी का नाम आने पर भी पूरी तरह से बोल रहा हूं मैं।
राहुल अच्छी गांधी बात है से डरते क्यों है इतने, आज तक समझ नहीं आया। चलिए इसका जवाब दीजिए आप। मैं पूछ रहा हूँ रुपया राहुल डॉलर गांधी की तुलना कहाँ गए में हैं, क्यों पिछले गए हैं, 15 क्यों दिन से डरते हैं? रोज गिर रहा है, वो कैसे मजबूत होगा? दो फार्मूले हम बता बताएं दीजिए। क्यों डरते हैं। हम इसलिए डरते हैं फिर वहीं कि पहुंच के राहुल राहुल गांधी जी उससे बाहर नहीं आ सकते। जैसे अध्यक्ष का पद छोड़ें, कहीं राजनीति न छोड़ दें तो हमारे लिए मामला बहुत मुश्किल हो जाए, वो मुश्किल हो अरे सकता है। भाई 89% बच्चे इस देश के अंदर अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। 4 दिन पहले आपकी सरकार की रिपोर्ट है, उस पर बात कर लो। कोई नहीं बोलता। आप सुधांशु भाई 89% जिस देश के अंदर बच्चे कुपोषित हों, सरकार की रिपोर्ट है 4 दिन पहले। आपको पाकिस्तान राहुल जी क्यों गए थे? राहुल जी ने क्या कहा था, क्यों कहा था? अरे ठीक 89% बच्चे राहुल गांधी कुपोषित हैं और लगातार वो संख्या बढ़ रही है। जवाब नहीं है। 3 करोड़ बच्चा, अंजना जी 3 करोड़ बच्चा देश के अंदर कोरोना में ड्रॉप आउट हो गया। ये ज्ञानव्यापी में सब कुछ बस वहीं से सब कुछ हो जाएगा। ड्रॉप आउट हो गया? कहां ड्रॉप आउट हुआ? मैं कह रहा हूं 3 करोड़ की फिगर मैं कह रहा हूं कहां की फिगर दिखाइए, ज्यादा है फिगर। कोई भी फर्जी बोल रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा कहां दिखाइए, दिखाइए। कह रहा हूं 3 करोड़ से ज्यादा दिखाइए, दिखाई कह रहा हूं। आप केवल दिल्ली में कौन सा डाटा है? छोटी सी दिल्ली के अंदर 15 लाख बच्चों का ड्रॉप आउट है। कहाँ है? दिखाइए तो। ऑफिशियल आंकड़े लिखा है। मैं आपको अरे भाई दूंगा। अगर क्लास नहीं हुए और वो प्रमोट कर क्लास दिए नहीं गए हुए तो इसलिए कह रहे हैं कि ड्रॉप आउट। सुधांशु जी जवाब जो दीजिए आप, बच्चा प्लीज। आलोक कोरोना जी, में 6 महीने आलोक जी नहीं जा प्लीज। पाया, आलोक एक साल नहीं जा पाया। आलोक जी आप रिपीट कर रहे हैं अपने देखिए आप को, सवाल आ उस रही है, लड़की उसके ने बाद आ मुझसे पूछा और ये बीच में कूद नहीं पड़ी। नहीं आप मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ये जवाब नहीं दे पाए। राहुल गांधी करने क्या गए, भजन करने गए, क्या करने गए, बताना चाहिए ना। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। देखिए जो उसने सवाल पूछा वो गंभीर बात है। मैं सारे युवाओं को बताना चाहता हूं, पढ़ाई भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है, नौकरी यानी पढ़ाई लिखाई कमाई तीनों जरूरी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कोरोना काल था, ठीक, पढ़ाई लिखाई कमाई से ज्यादा जरूरी क्या हो गया था कि मुंह पे मास्क रहे कि वायरस अंदर ना घुसने पाए, और अगर अंदर घुस जाए तो अंदर इम्यूनिटी इतनी रहे कि वायरस को किल कर दे। वो उस समय पढ़ाई लिखाई कमाई से ज्यादा बड़ा हो गया था। इसलिए मैंने याद दिलाया कि सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई कमाई करने वाली कम्युनिटी को 6 महीने में भगा दिया गया था। सन 47 में लाहौर में, अरे भाई लाहौर में 75% हिंदू और सिख थे। सबसे ज्यादा पढ़ाई सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी वो थी, और उसको 6 महीने में मार के भगा दिया गया था। कराची में पंजाबी हिंदू और सिंधी हिंदू सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, सबसे ज्यादा नौकरी करने वाली कम्युनिटी थी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी थी। 6 महीने में भगा दिया गया था। इसलिए जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना ही गंदगी की धुलाई भी जरूरी है, वरना वो आपके स्वास्थ्य के लिए कभी भी खतरनाक हो सकती है। क्या धीरे धीरे शालीनता पूर्वक अपनी बात करने की इजाजत है? बिल्कुल पूरी इजाजत। क्या चिल्लाना जरूरी नहीं है? एकदम नहीं है। तो मैं शालीनता के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र ने मेरी प्रतिबद्धता को लेकर कुछ सवाल उठाए। हम एनडीए के पार्टनर हैं, बहुत सारे सवालों पर हमारी इनसे असहमति रहती है। हमारा इनकी पार्टी में मर्जर नहीं है, ये मृत्युंजय जी भी जानते हैं, हमारे बिहारी मित्र हैं। लेकिन समय समय पर किसान वाला आपने सवाल उठाया, मैं तो अपने मित्रों की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ कमेटी बननी चाहिए, एमएसपी का कानून लागू होना चाहिए। अब जो गेहूं पे लगाया प्रतिबंध, उससे एमएसपी से कम दाम पर गेहूं बाजार में आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञानवापी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। लिहाजा किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को उत्तेजनात्मक बयान देकर के देश के माहौल को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बीजेपी के लिए ही संदेश है सुधांशु जी, ठीक है ना? रागी जी बचाव कर लिया साहब ने। अंजना जी देखिए, राहुल गांधी से कोई डरता नहीं है, राहुल गांधी पर लोग हंसता है। राहुल गांधी से शुरू कर दिया मामला, कितनी बार बोलेंगे? डरता कोई नहीं। अरे देख डरता है, काउंट कीजिएगा, मोदी जी ने भारत का नाम नहीं लिया होगा आज तक इतना जितना इन दोनों ने राहुल गांधी का नाम लिया। जल्दी पिंड छूटे राहुल गांधी से ताकि कांग्रेस दोबारा खड़ा हो सके, क्योंकि राहुल गांधी और गांधी परिवार जब तक रहेंगे कांग्रेस का उत्थान नहीं हो कांग्रेस में। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ 89% बच्चे कुपोषित हैं। जल्दी पूछे। अरे एक सेकंड सर, तो 700 स्टार्टअप थे, आज 70,000 स्टार्टअप है। पूछे सर, मेरा सवाल आपसे, फिर भी बेरोजगारी ना सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है, और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं रहे, और हम जो युवा है हमारा भविष्य झूठी बुनियाद पर नहीं टिका सकते। ठीक है, 2-3 सवाल जल्दी जल्दी। सर मेरा नाम अभिनव राज है। मेरा सवाल होगा सुधांशु सर से।
सर अभी आप जैसे स्टेज पे आपने अपना पहला स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस 70 साल से हमें लूट रही है, कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है, और सर मैंने नहीं बोला था। हाँ सर, आपने पहला स्टेटमेंट नहीं दिया। जल्दी से पूछिए। तो सर मेरा सवाल ये है कि सर आजाद भारत में पहली बार जो चुनाव हुए वो 1951 से 1952 के बीच हुए हैं, फिर सर 70 साल तो अभी तक में हुए है, और बीजेपी की शासन 2014 से बाद से है, तो क्या बीजेपी भी उसी 70 साल में शामिल हो गई? साल कांग्रेस बोला ही नहीं कि उन्होंने किया, आपको कुछ गलत ध्यान है। 2014 से पहले कहा। 2014 से पहले मैंने कहा आखिरी सवाल है सुधांशु जी, इधर देखिए। 1991 जो पूजा स्थल कानून है, बदलाव लाएगी सरकार? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। एक्चुअली में 1991 पूजा स्थल कानून को कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। यदि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया होता तो मामला जुडिशरी के परवी से बाहर हो जाता। चूंकि कोर्ट ने उसे विचारार्थ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मामला जुडिशरी के अंडर में है, इसलिए अभी उसमें कोई काम करना उसके अगेंस्ट में होगा, हस्तक्षेप। मगर राजनीतिक दृष्टि से हमारा विचार बहुत स्पष्ट था, हम उसके अगेंस्ट थे। क्यों? मैं उदाहरण इसलिए पूछता हूं, बताइए आज तक कोई ऐसा कानून बन सकता है जो रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो, और रेट्रोस्पेक्टिव भी 44 साल पुराना लागू हो? और जब 1991 में किया गया तो क्या सरकार के पास रिलीजियस प्लेसेस कितनी थी उसका डाटा है उस एक्ट में? नहीं। रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस क्या था इसका डाटा है? नहीं। रिलीजियस प्लेसेस के स्टेटस की डेफिनेशन क्या है? नहीं। इतना नॉन सब्सटेंटिव इलॉजिकल कानून लाकर और उसको ये कहते हैं। और दूसरी बात, अगर इतनी ईमानदारी है, मानता हूं, तो फिर कहो ना कि 1990 के बाद जितने मंदिर तोड़े गए थे कश्मीर में, ये लोग कहें सेकुलरिज्म के सूरमा, उनको भी रेस्टोर करेंगे, वो भी तो 47 से पहले का स्टेटस है। इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।